हाय एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में हमने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को कवर किया। ये वीडियो में हम लोग क्वांट्स को कवर करेंगे, ठीक है। सो फटाफट क्वेश्चन सॉल्विंग मोड में आ जाते हैं। चलिए, आप लोग भी फुल पॉजिटिविटी के साथ पार्टिसिपेट कीजिएगा, राइट। चलो, आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। क्वेश्चंस। किसी स्टूडेंट ने मुझे पूछा था कि सर एक्यूरेसी क्या टारगेट करना है, तो आई वुड से कि आप 70-75% का एक्यूरेसी जरूर टारगेट करना, ठीक है। चलिए, शेल वी स्टार्ट। होप आप सब भी तैयार हैं, राइट। प्लीज एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर वन। If a stock price decreases from 90 to 80, the continuously compounded rate of return for the period is continuous return पूछा है। अपने को पता है शॉर्टकट कैसे है। ln 80/90 स्ट्रेट अवे, राइट। तो क्या करना है अपने को, 80 डिवाइड बाई 90 का ln करना है इंटू 100। तो -11.78, दैट इज -0.1178। तो ऑप्शन नंबर सी। आई थिंक इट्स वेरी इजी। कंटिन्यूस रिटर्न निकालना है तो ln फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाई जो भी अभी का वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, ऐसा कुछ। क्वेश्चन नंबर टू। An investor expects an investor expects a stock currently selling for $20 per share to increase to $25 by year end. Okay. अभी 20 पे चल रहा है, बोल रहा है कि एक साल बाद 25 हो जाएगा। द डिविडेंड लास्ट ईयर $1 का था, बट ही एक्सपेक्ट्स दिस ईयर्स डिविडेंड टू बी 1.25। अपने को 1.25 से मतलब है, इट इज लाइक मैं आज शेयर 20 पे खरीद रहा हूँ, मैं एक साल बाद 25 में बेचूंगा और एक साल के पीरियड में मेरे को 1.25 मिलेगा। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न पूछा है, तो इट्स वेरी वेरी इजी। 25 माइनस 20 प्लस 1.25 डिवाइड बाई 20 इंटू 100। चलिए, तो ये कितना होने वाला है, 6.25 डिवाइड बाई 20 इंटू 100। दिस इज 31.25%। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर थ्री। Jones has just inherited some money and wants to set some of it aside for a vacation in Hawaii 1 year from today. Okay. कुछ पैसा मिला है इनहेरिटेंस में और एक साल बाद उसको घूमने जाना है हवाई। His bank will pay him 5% interest on any funds he deposit. जो भी पैसा वो डिपॉजिट करेगा ना बैंक में, उसमें उसको 5% मिलेगा। In order to determine how much of the money must be set aside and held for the trip, he should use 5% as a। तो प्लीज क्वेश्चन का टोन समझो। एक पर्सन को एक साल बाद घूमने जाना है, तो उसको एक साल बाद पैसा चाहिए घूमने के लिए। सपोज ऐसे हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ, 1 लाख रुपीज चाहिए। तो एक साल बाद 1 लाख मिलने के लिए आज मुझे कितना डिपॉजिट करना पड़ेगा, अगर मेरा बैंक मेरे को 5% इंटरेस्ट रेट दे रहा है तो। फिर से, एक साल बाद मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, तो वो 1 लाख पाने के लिए मुझे आज कितना डिपॉजिट करना पड़ेगा इफ माई बैंक इज पेइंग मी व्हाट, 5% एज एन इंटरेस्ट रेट। तो मैं क्या करूंगा, 1 लाख का प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा, तो 1 लाख को मैं डिस्काउंट करूंगा कितने से, 5% से। तो यहाँ पे मेरा 5% क्या है, डिस्काउंट रेट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। क्वेश्चन का टोन आपको समझना पड़ेगा कि उसको कुछ पैसा चाहिए एक साल बाद, तो वो पैसे को पाने के लिए आज मैं कितना डिपॉजिट करूंगा, कुछ नहीं यार, जो भी फ्यूचर वैल्यू है उसको मैं प्रेजेंट में ले आऊंगा। कैसे ले आएंगे सर, वो इंटरेस्ट रेट से डिस्काउंट करेंगे, राइट। थ्री का इट इज ए। क्वेश्चन नंबर फोर। एन इन्वेस्टर मेक्स द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट्स। शी purchases a share of stock for $50. After 1 year, she purchases an additional share for $75. After one more year, she sells both shares for $100 each. Okay. There are no transaction cost or taxes. During 1 year, the stock paid $5 per share dividend. In year two, the stock paid $7.5 per share as dividend. The investor required rate of return is 35%. His money weighted rate of return is closest to money weighted rate of return निकालने का क्वेश्चन है, तो अपने को सबसे पहले कैश फ्लो डिटरमाइन करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे 0, 1 और 2, और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ कैश फ्लो। देखो, शुरू में घर से 50 गया, राइट। पहले एक बार कैश फ्लो डिटरमाइन कर लेते हैं, उसके बाद कैलसी में आ जाएंगे, राइट। फिर फर्स्ट ईयर के एंड में उसने वापस से शेयर्स खरीदने के लिए उसके घर से पैसा गया कितना, 75 माइनस 75। हाउ एवर फर्स्ट ईयर उसको डिविडेंड भी मिला है। जो 0 पॉइंट ऑफ टाइम में शेयर खरीदा ना, उसमें उसको डिविडेंड भी मिला, कितना, ₹5 का डिविडेंड मिला।
तो 75 गया, 5 आया, तो नेट नेट 70 गया, ब्रैकेट में लिख रहा हूं, मतलब आउटफ्लो नेगेटिव। उसके बाद ईयर 2 के एंड में उसने दोनों ही शेयर्स बेच दिया। कितने में बेचा? 100 ईच। 2 इंटू 100, 200। एंड डिविडेंड भी उसको मिला कितना? 7.5 पर शेयर। इनफैक्ट ऐसे कर देता हूँ, 2 इंटू 100 प्लस 7.5, सही है तो, राइट। तो पर शेयर 100 रुपए बेच के आया, पर शेयर में उसको डिविडेंड 7.5 का मिला हुआ है, राइट। तो दोनों शेयर्स में कितना मिला है? वैसा दोनों शेयर्स मिला के कितना कैश आउटफ्लो? कैश आउटफ्लो बोलो, कैश इनफ्लो है, राइट। पैसे आए ना, शेयर्स बेचा, पैसे आए, डिविडेंड मिला, पैसे आए, राइट। तो 107.5 इंटू 215 पॉजिटिव। होप आपको पॉजिटिव नेगेटिव समझ रहा है। घर से पैसा जा रहा है मतलब नेगेटिव, घर में पैसा आ रहा है मतलब पॉजिटिव। शुरू में शेयर्स खरीदने के लिए घर से पैसा गया, नेगेटिव। फिर फर्स्ट ईयर के एंड में शेयर्स खरीदने के लिए घर से पैसा गया, हाउएवर कुछ डिविडेंड में मिला, तो नेट नेट घर से कितना गया। फिर सेकेंड ईयर के एंड में दोनों ही शेयर्स बेचा, घर में पैसा आया, प्लस डिविडेंड भी मिला, राइट। तो ये टोन से आपका हो जाएगा। अब अपने को कैलसी में जाना है, क्या करेंगे? सेकेंड कैश फ्लो में जाएंगे, जीरो, कैश फ्लो जीरो में 50 को पुट करेंगे प्लस माइनस। फिर डाउन एरो में, डाउन एरो करेंगे, कैश फ्लो वन में भी 70 प्लस माइनस। फिर डाउन एरो कैश फ्लो टू में 215 पॉजिटिव, ये करेंगे। आईआरआर में जाएंगे, कंप्यूट करेंगे, 48.86 समथिंग आ रहा है, दैट इज 48.9। क्लियर है क्या? तब 2025 के कैंडिडेट्स लोग को यही कमांड और यही स्पीड तो मेंटेन करना पड़ेगा। दिस वीडियो इज नॉट फॉर अगस्त 2025 कैंडिडेट्स और नवंबर 2025 कैंडिडेट्स, राइट। तो उस बेसिस पे जज ना करिए, फेब 2025 के लिए है। और सभी स्टूडेंट्स का मोर और लेस यही कमांड आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, 4 का आंसर क्या मार्क किया अपन ने? ए। परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, an investor buys a non-dividend paying stock for $100 at the beginning of year with 50% initial margin। 50% initial margin मतलब 100 रुपए का स्टॉक है तो 50 रुपए उसका खुद का है, 50 रुपए ब्रोकर ने दिया हुआ है, राइट। लेवरेज बाइंग है, इक्विटी भी याद आ रहा होगा। एट द एंड ऑफ द ईयर द स्टॉक प्राइस इज 95, 100 का 95 हो गया। तो अगर पूरा का पूरा खुद के पैसे से बाई किया होता 100 रुपए में खुद का पूरा, और वो 95 हो गया, तो कहने से -5% रिटर्न होता। सिंस यहाँ पे लेवरेज दिया हुआ है तो -5% से भी ज्यादा होगा, राइट। नुकसान, फिर से समझा रहा हूँ, अगर 100 रुपए मेरा खुद का होता और एक साल बाद उसका प्राइस 95 हो गया होता तो -5% रिटर्न होता। हाउएवर यहाँ पे 100 रुपए पूरा मेरा नहीं है, मैंने कुछ बोरो भी किया हुआ है, कितना? 50। 50 मेरे हैं, 50 बोरोड है, राइट। वो केस में लेवरेज रिटर्न तो एकदम एम्पलीफाई होता है ना। तो वो केस में मेरे घर में रिटर्न -10% होने वाला है, राइट। अब -10% कैसे, मैं उसमें डाइवर्ट नहीं कर रहा हूँ, सबको दिख गया होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट। लेवरेज रिटर्न विल बी डेफिनेटली नेगेटिव, इसमें कोई शक नहीं है। डिफ्लेशन ऑफ 2%, डिफ्लेशन हुआ है, चीजों का दाम गिरा हुआ है, ऑकर ड्यूरिंग द ईयर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिटर्न मेजर्स फॉर दिस इन्वेस्टमेंट विल बी द ग्रेटेस्ट? तो लेवरेज रिटर्न तो नेगेटिव होगा। एक बार ऑप्शन नंबर सी, नॉमिनल रिटर्न कैसे होता है? नॉमिनल रिटर्न वुड बी रियल रिटर्न प्लस इन्फ्लेशन, राइट। लेकिन इन्फ्लेशन तो हुआ नहीं है, डिफ्लेशन हुआ है 2% का, तो यहाँ पे क्या करेंगे? दैट इज रियल रिटर्न। अगर इन्फ्लेशन हुआ तो प्लस इन्फ्लेशन करते, डिफ्लेशन हो गया तो माइनस, राइट। माइनस डिफ्लेशन, इसका मतलब नॉमिनल रिटर्न भी रियल रिटर्न से कम होने वाला है, लेवरेज रिटर्न नेगेटिव होने वाला है। नॉमिनल रिटर्न कहता है रियल रिटर्न प्लस माइनस इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, राइट। इन्फ्लेशन हो तो प्लस करो, डिफ्लेशन हो तो माइनस करो। क्वेश्चन में क्लियर कट बोला है डिफ्लेशन होने वाला है, इसका मतलब नॉमिनल रिटर्न विल बी लेस देन रियल रिटर्न, राइट। क्लियर कट दिख रहा है, देखो ना, रियल रिटर्न माइनस। तो ये तीनों में से कौन हाईएस्ट रहेगा? रियल रिटर्न, राइट। नॉमिनल रियल से कम होगा, लेवरेज रिटर्न तो नेगेटिव ही चलेगा, तीनों में से हाईएस्ट क्या रहेगा? रियल रिटर्न। ये भी अच्छा समझा। क्वेश्चन नंबर 6, a company reports its past 6 years earning growth at 10, 14, 12, 10, -10 and 12. The company's average compound annual growth CAGR पूछा है, compounded average growth rate is closest to CAGR पूछा है, it is nothing but what geometric mean करना है। कैसे करेंगे? फैक्टर फैक्टर इंटू 1.14 इंटू 1.12 इंटू 1.10 इंटू 0.90
into 1.12 to the power 1/6 minus 1 into 100. चलो 1.1 into 1.14 into 1.12 into 1.10 into 0.9 into 1.12 y to the power x minus 1 into 100. 7.6, if that is 7.7, option number B. क्वेश्चन नंबर 7. अब एग्जाम में हमेशा हैबिट रखना कि यार इतना पूरा क्वेश्चन पढ़ने से बेटर है ना स्ट्रेट अवे ना रिक्वायर्ड पार्ट पढ़ते हैं. मेरे को थोड़ा सा लेंदी लगा क्वेश्चन, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे ना स्मार्ट वर्क कर रहा हूँ. मैं स्ट्रेट अवे देख रहा हूँ, क्वेश्चन पूछा है द सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन. क्लियर कट बोल रहा है कि यार स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, राइट. और अपने को वैल्यूज देके रखा हुआ है कि ये सारा जो नंबर्स है ना इसका इनको सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए. तो कुछ नहीं, पुट कर देंगे सेकेंड डेटा में, पुट कर देंगे ये सारे नंबर्स को, राइट. उसके बाद सेकेंड स्टैट करेंगे, डाउन एरो करेंगे जब तक एस एक्स नहीं दिखता है, राइट. एस एक्स स्टैंड फॉर सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, नहीं क्या. तो आप लोग को ये सारा चीज पुट करना है, राइट. ये आप लोग पे छोड़ता हूँ. फिर सेकंड स्टैट में जाओगे, डाउन एरो डाउन एरो डाउन एरो, तो यहाँ पे आपको दिखने वाला है कुछ 19.24%, विच इज ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 8. एन एनालिस्ट गैदर्स द फॉलोइंग डेटा अबाउट द मीन मंथली रिटर्न्स. ठीक है, पूछा क्या है स्ट्रेट अवे. विच सिक्योरिटी हैज द हाईएस्ट लेवल ऑफ रिस्क एज मेजर्ड बाय सीवी, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. तो आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए. इट इज एस डी बाई मीन. जिसका भी सीवी सबसे ज्यादा रहेगा वही रिस्कीएस्ट है, राइट. तो एक्स वाई और जेड, थोड़ा सा यहाँ पे भी स्मार्ट वर्क आपको करना है. अगर आप वाई, अब अगर आप वाई को देखोगे, वाई का एस डी 4.7 है और मीन 1.2 है. इसका मतलब सीवी पक्का 1 से ज्यादा आने वाला है क्योंकि न्यूमरेटर ज्यादा है. और अगर आप जेड को भी देखोगे तो जेड का भी स्टैंडर्ड डेविएशन मीन से ज्यादा है, तो जेड का भी सीवी 1 से ज्यादा आने वाला है, राइट. एक्स के केस में आपको करने का जरूरत नहीं है बिकॉज एक्स के केस में स्टैंडर्ड डेविएशन 0.7 है और मीन क्या है 0.9. तो एक्स का अगर आप सीवी निकालोगे तो 1 से कम आएगा, राइट. तो एक्स तो रेस से बाहर हो गया. देयर इज अ फाइट बिटवीन वाई एंड जेड. यार वाई एंड जेड में सबसे ज्यादा रिस्की कौन है, देखना पड़ेगा आपने को. चलो देखते हैं. 4.7 डिवाइड बाय 1.2, 3.91 आया. और 5.2 डिवाइड बाय 1.5, 3.4 आया. तो वाई सबसे ज्यादा रिस्की है, राइट. जिसका भी सीवी सबसे ज्यादा है वही सबसे ज्यादा रिस्की है. ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 9. स्ट्रेट अवे रिक्वायर्ड पार्ट पढ़ रहा हूँ. द मीन ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन, मैड निकालने बोल रहा है. क्या है स्टाइल मैड निकालने का. सर जो भी अपने को डेटा देके रखा हुआ है उसका हम लोग मीन निकालेंगे, राइट. और x माइनस एक्स बार करेंगे मॉड्यूलस में, राइट. नेगेटिव साइन बन जाएगा पॉजिटिव, और उसका सम करेंगे. तो मैड का फॉर्मूला है समेशन मॉड्यूलस x माइनस एक्स बार, राइट. चलो मीन निकालते हैं. 25 प्लस 15 प्लस 35 प्लस 45 प्लस 55 डिवाइड बाई 4 5. तो मीन कितना आया है 35. समेशन एक्स माइनस एक्स बार अपने को करना है. तो पहला वाला कितना है 25. 25 माइनस 35 माइनस 10, लेकिन माइनस को भूल जाना है मॉड्यूलस में है तो 10 होगा. दूसरा वाला 15 माइनस 35 माइनस 20, लेकिन मॉड्यूलस में है तो 20 हो जाएगा. इनफैक्ट मॉड्यूलस का फॉर्मूला इज समेशन मॉड्यूलस एक्स माइनस एक्स बार डिवाइड बाई एन. ठीक है ना, मीन ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन. तो प्लीज पढ़ो मीन है किस चीज का, एब्सोल्यूट डेविएशन. ठीक है. 35 माइनस 35 तो 0 होने वाला है. 45 माइनस 35 ये तो पॉजिटिव है 10. और 55 माइनस 35 पॉजिटिव 20. ये सबका सम करो कितना आ रही है. 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 10 40, 40 फिर से करो 20 30, 30 प्लस 10 40, 40 प्लस 20 60. तो 60 डिवाइड बाई 5 कितना आ रही है 12. राइट. इसमें मेजोरिटी स्टूडेंट्स को मीन ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन आता है, इसलिए मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ. बिकॉज मेरे को अलग से बहुत स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स लोग ने मैसेज किया था कि सर मैड निकालने का तरीका एक बार बता दीजिए ना. तो कुछ नहीं करना है यार. इट इज नथिंग बट एब्सोल्यूट डेविएशन का मीन, राइट. तो पहले आप मीन निकालो, उसके बाद एब्सोल्यूट डेविएशन निकालो. एब्सोल्यूट डेविएशन का मतलब माइनस साइन को इग्नोर कर दो, माइनस है तो प्लस बन जाता है, राइट.
तो उसको सम करो, डिवाइड बाय n करो, राइट। 9 का इट इज बी। क्वेश्चन नंबर 10, अगेन लंबा चौड़ा सम है, राइट। स्ट्रेट अवे रिक्वायर्ड पार्ट पढ़ते हैं, रिक्वायर्ड पार्ट ये डिटरमाइन से पढ़ रहा हूँ, राइट। इस तरीके से आप बहुत ज्यादा टाइम सेव कर पाओगे एग्जाम्स में, राइट। ये आप हर सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हो। डिटरमाइन इफ द ज्योमेट्रिक रिटर्न ऑफ द फंड विल बी लेस देन और ग्रेटर देन पूछा है, मस्ती कर रहा है। बोल रहा है बताइए ना, ज्योमेट्रिक रिटर्न, ज्योमेट्रिक मीन जो है वो अर्थमेटिक मीन से कम होगा कि ज्यादा होगा। अपने को रिलेशनशिप पता है कि सर एम विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन जीएम, राइट। मतलब जीएम विल ऑलवेज बी लेस देन एम, सही बोला। रिलेशनशिप क्या है, एम ग्रेटर देन जीएम ग्रेटर देन एचएम। एक बार एचएम पे फोकस नहीं कर रहा हूँ सर, एएम हमेशा ज्यादा रहेगा जीएम से, मतलब जीएम हमेशा कम रहेगा, राइट। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिक रिटर्न का वैल्यूज देके रखा हुआ है, मैंने वैल्यूज कैलकुलेट ही नहीं किया। उसके बाद जो सेकंड वाला कॉलम है उसमें बोला ज्योमेट्रिक कंपेयर टू अर्थमेटिक विल बी व्हाट, लोअर, लेस देन पे फोकस करेंगे, मतलब इसका आंसर पक्का सी होने वाला है। ऐसे आप टाइम को सेव कर सकते हो, राइट। बाय एनी चांस अगर किसी को चेक करना है तो चेक कर सकता है कैसे, ये सारे फिगर्स का ज्योमेट्रिक में निकाल सकता है, ये सारे फिगर्स परसेंटेज में देखो दिया हुआ है। लेट्स डू इट। तो 1.25 to 1.15 into 1.12 into 0.92 into 0.86। आई होप सबको फैक्टर बनाना आता है, फिर 25 कैंडिडेट्स, राइट। फिर y टू द पावर x कितना है ये, 1 2 3 4 5, 5 करके इन्वर्स कर देंगे, -1 into 100, देखो 4.96। तो किसी को अगर ज्योमेट्रिक में निकाल के वेरीफाई करना है तो कर सकता है, वैसे स्मार्टली टैकल हो गया कि अपने को पता है ज्योमेट्रिक में एम से कम होता है, लेस देन वाला ऑप्शन सी में ही है, राइट। स्ट्रेट अवे टिक कर दिया। क्वेश्चन नंबर 11, a portfolio is equally invested in stock A with a return of 6 and stock B with an expected return of 10 and a risk-free asset of 5। The expected return on the portfolio is equally इन्वेस्ट किया हुआ है तीन एसेट्स में, मतलब वेट क्या होगा, 1/3 1/3 1/3। तो अपन स्ट्रेट अवे कर सकते हैं, 6 + 10 16, 16 + 5 कितना, 21, 21 डिवाइड बाई 3 कितना, 7। आई होप तुमको समझा सर, लेकिन हम लोग ने तो कुछ ऐसा सीखा हुआ है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो इज weight into return for asset A plus weight B into return for asset B plus weight of C into return for asset C। तो हर एक का वेट कितना है, 0.33 इंटू 6 प्लस 0.33 इंटू 10 प्लस 0.33 इंटू 5, आपका 7 ही आएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 12, तो 11 का क्या है, ए, 12 कर रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टॉक रिटर्न्स। द थर्ड क्वार्टाइल इज, थर्ड क्वार्टाइल, हर एक क्वार्टाइल 25% होता है। थर्ड क्वार्टाइल मतलब 3 × 25, मतलब क्वेश्चन अपने को इनडायरेक्टली 75 परसेंटाइल पूछ रहा है। ये जिसको क्लिक नहीं हुआ वो कर ही नहीं पाएगा क्वेश्चन। थर्ड क्वार्टाइल का मतलब 75 परसेंटाइल, याद कैसे रखेंगे सर, हर एक क्वार्टाइल 25, तो थर्ड क्वार्टाइल मतलब 3 × 25, राइट। तो 75 परसेंटाइल कैसे निकालेंगे, उसके लिए सबसे पहला ना डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का रहता है। तो असेंडिंग ऑर्डर में चलो अरेंज करते हैं। 7%, फिर कितना दिख रहा है, 10%, उसके बाद 12%, फिर 15%, फिर 20%, फिर 23% एंड देन 27%। यस, ओरली भी कर सकते हैं, बट एक बार सॉल्यूशन दिखा देता हूँ जिससे कैंडिडेट्स को याद आ जाए। अब 75 परसेंटाइल निकालना है, दैट इज 75% ऑफ n+1। एन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 75% दैट इज 0.75, 7 + 1, 0.75 इंटू 8। सिक्स आइटम, सिक्स आइटम कौन सा है, 1 2 3 4 5 6, तो कितना हो रहा है वो 23%। इज द आंसर। ऐसे क्वेश्चंस में बहुत कैंडिडेट्स लोग मिस्टेक करते हैं, राइट। इट्स वेरी वेरी इजी। ये सब क्वेश्चन में मिस्टेक करेंगे तो फिर हाइपोथेसिस रिग्रेशन में क्या करेंगे। लेट मी ड्रिंक वाटर प्लीज।
Question number 13. A portfolio's monthly return follow a distribution with a kurtosis of 4.2. Kurtosis 4.2 है, feeling आ गया fatter tails का. Normal distribution का kurtosis 3 होता है. Fatter tails that is leptokurtic का 3 से ज्यादा होता है और platykurtic का 3 से कम होता है. यहाँ पे 3 से ज्यादा है, 4.2 मतलब क्या, leptokurtic है, इसका मतलब tails में ज्यादा probability है. ये सारा चीज ध्यान में आ जाना चाहिए. Relative to a portfolio with normally distributed returns, this portfolio has a higher probability of extreme upside returns and higher chance of extreme downside. Perfect है. एक्सट्रीम टेल्स में हायर प्रोबेबिलिटी है सर, राइट. तो पॉजिटिव साइड एक्सट्रीम में भी हायर प्रोबेबिलिटी है, नेगेटिव साइड एक्सट्रीम में भी हायर प्रोबेबिलिटी. और यूनिमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन विद नेगेटिव स्क्यूनेस, द मीन इज ग्रेटर, द मीडियन इज ग्रेटर द मोड. नेगेटिव स्क्यूनेस आ गया तो एक पोइट्री ध्यान में आना चाहिए. नेगेटिव स्क्यूनेस है मतलब सर मीन लेस देन मीडियन लेस देन मोड. मीन मीडियन से कम होता है मतलब मीडियन मीन से ज्यादा होता है. ऑप्शन नंबर बोल रहा द मीन इज ग्रेटर देन मोड, नहीं, द मीडियन इज ग्रेटर देन मीन. हाँ, 14 का व्हाट बी. Question number 15. There is a 60% chance that the economy will be good next year and 40% chance that it will be bad. Okay. Agar, if the economy is in good state, then there is a 70% chance that XYZ Incorporated will have an EPS of 5 and 30% chance that their earnings will be 3.5. ऐसे पढ़ के ना थोड़ा सा अपन गुम हो जाते हैं. तो इसको क्लैरिटी रखने के लिए क्या करते हैं अपन, स्ट्रेट अवे बनाना चालू करते हैं. 60% चांस है कि गुड स्टेट में रहेंगे और 40% बैड. फिर अगर इकोनॉमी गुड स्टेट में रहा, फिर बोल रहे देयर इज अ 70% चांस कि ईपीएस क्या होगा, 5. एंड देयर इज अ 30% चांस कि ईपीएस क्या होगा, 3.5. नहीं सर, अगर इकोनॉमी बैड स्टेट में रहा 40% वाले में, तो 80% चांस है कि ईपीएस 1.5 होगा. 80% चांस है कि ईपीएस 1.5 होगा एंड 20% चांस है कि ईपीएस 1 होगा. बोल रहा है व्हाट इज द फर्म्स एक्सपेक्टेड ईपीएस. कुछ नहीं करना है, सारे नंबर्स को ना प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है. मतलब मैं ये बोल रहा हूँ 5 इंटू 70% प्लस 3.5 इंटू 30%, राइट. मतलब अगर इकोनॉमी गुड स्टेट में रहा तो बताइए ना एक्सपेक्टेड ईपीएस क्या होगा, पहले वो निकाल रहा हूँ. तो इकोनॉमी गुड स्टेट में रहने का चांस कितना, 60%. तो एक्सपेक्टेड ईपीएस क्या होगा, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 5 इंटू 70% प्लस 3.5 इंटू 30%, 4.55. नहीं सर, अगर इकोनॉमी बैड स्टेट में रहा तो एक्सपेक्टेड ईपीएस क्या होगा बताइए ना. 1.5 इंटू 80% प्लस 1 इंटू 20% नथिंग बट 0.2. आप कर भी सकते हो प्लस 1 इंटू 20%. अपने को पूछ रहा है कि यार स्ट्रेट अवे बताना व्हाट इज द फर्म्स एक्सपेक्टेड ईपीएस. तो या तो ईपीएस 4.55 हो सकता है या तो ईपीएस 1.4 हो सकता है. 4.55 होने का चांस कितना है, 60%. और 1.4 होने का चांस कितना है, 40%. तो स्ट्रेट अवे एक्सपेक्टेड ईपीएस कैसे निकालेंगे, 4.55 इंटू 60% प्लस 1.4 इंटू 40%. ये कितना आ रहा है, 3.29. दैट इज ए. क्वेश्चन नंबर 16. An analyst announces that an increase in the discount rate next quarter will double her earnings forecast for a firm, right. तो इसको अगर थोड़ा ट्विस्ट करके पढ़े तो यार अर्निंग्स फोरकास्ट डबल होगा प्रोवाइडेड अगर डिस्काउंट रेट बढ़ जाता है. तो नहीं, क्या देखो ना, एन एनालिस्ट अनाउंसेस दैट एन इंक्रीज इन द डिस्काउंट रेट नेक्स्ट क्वार्टर विल डबल, राइट. तो मेरा अर्निंग्स फोरकास्ट डबल कब होगा, जब डिस्काउंट रेट बढ़ेगा, राइट. तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कंडीशनल एक्सपेक्टेशन. ये तो यही हुआ ना कि यार प्रोबेबिलिटी दैट माय अर्निंग फोरकास्ट विल गेट डबल if there is an increase in an interest rate, right. तो there is a condition. वो condition क्या है कि यार डिस्काउंट रेट बढ़ेगा तो जाके अर्निंग फोरकास्ट डबल होगा. तो डिस्काउंट रेट बढ़ेगा वो कंडीशन है, कंडीशनल.
क्वेश्चन नंबर 17, इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर 17 वैसे ही है जैसा अपन ने क्वेश्चन नंबर 15 किया है, राइट? तो मैं ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 17, इसका बाय द वे आंसर आने वाला है बी, राइट? 16.5 इट इज सेम, राइट? देखो ना, देयर इज अ 30% चांस कि एक्विजिशन होगा, मतलब 70% चांस है कि एक्विजिशन नहीं होगा। अगर एक्विजिशन हुआ तो 40% चांस है कि देयर विल बी अ 30% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। एक बार इन्वेस्टमेंट अमाउंट को 100 पकड़ लो, राइट? इन्वेस्टमेंट अमाउंट 100, राइट? तो 100 का 30% इज 30। सेम स्टाइल में करेंगे, आपको आंसर आ जाएगा, राइट? अगर फिर भी दिक्कत हुआ तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। जब कभी भी नेक्स्ट सब्जेक्ट का आएगा ना मॉक टेस्ट सॉल्यूशन, मॉक टेस्ट का क्वेश्चन एंड ऑल, उसमें मैं ये वाले सम को कंसिडर कर लूंगा। बट आई डोंट थिंक किसी को भी डाउट आएगा, राइट? आया तो फील फ्री टू पुट इन द कमेंट सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 18, ट्यूली एडवाइजर्स हैज डिटरमाइंड फोर पॉसिबल इकोनॉमिक सिनेरियोस। ठीक है, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे, एक बार रिक्वायर्ड पार्ट पढ़ रहे हैं। गिवन दिस इंफॉर्मेशन व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो ए। तो पोर्टफोलियो ए में पूरा का पूरा फोकस। पोर्टफोलियो ए का रिटर्न या तो 17 हो सकता है, या तो 14, या तो 12, या तो 8। डिपेंड करता है कौन सा सिनेरियो हो रहा है। हर एक सिनेरियो का प्रोबेबिलिटी देके रखा हुआ है, तो कुछ नहीं करना है। रिटर्न इंटू प्रोबेबिलिटी प्लस रिटर्न इंटू प्रोबेबिलिटी प्लस रिटर्न इंटू प्रोबेबिलिटी, राइट? वही आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है ऑन पोर्टफोलियो ए। लेट्स डू इट। 17 इंटू 0.15 प्लस 14 इंटू 0.2 प्लस 12 इंटू 0.25 प्लस 8 इंटू 0.4, 11.55%। दिखा आपको? 18 का सी। क्वेश्चन नंबर 19, फॉर टू रैंडम वेरिएबल्स एक्स वाई, प्रोबेबिलिटी देके रखा हुआ है। गिवन दैट ई एक्स इज 26 एंड ई वाई इज 30, द कोवेरियंस इज। अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या है? अगर अपने को प्रोबेबिलिटी का इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहता है तो कुछ इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। पहले तो एक काम करते हैं ना, अगर आपको पढ़ने में दिक्कत हो रहा है तो इसको अपने फॉर्मेट में लिखते हैं। अपने फॉर्मेट में मतलब एक्स वाई और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या है? या तो 0.4 है या तो 0.6। अगर 0.4 हुआ तो एक्स का वैल्यू क्या है? 20, वाई का वैल्यू क्या है? 0। 0.6 हुआ तो एक्स का वैल्यू क्या है? 30 और वाई का वैल्यू क्या है? 50, राइट? अब कोवेरियंस का फॉर्मूला इज समेशन पी एक्स वाई माइनस समेशन पी एक्स इंटू समेशन पी वाई। तो ध्यान होना ही पड़ेगा आपको, ये फॉर्मूला है। समेशन पी एक्स वाई माइनस समेशन पी एक्स इंटू समेशन पी वाई। द बेस्ट पार्ट इज समेशन पी एक्स एंड समेशन पी वाई अपने को दे दिया, देखो ना। ई एक्स का मतलब ही यही है, समेशन पी एक्स, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स 26 इंटू ई वाई, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई का मतलब ही यही है, समेशन पी वाई, वाई का वैल्यू इंटू प्रोबेबिलिटी 30। सर समेशन पी एक्स वाई कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना है, पी इंटू एक्स इंटू वाई करना है। मतलब कुछ इस तरह करना है अपने को। मैं यहाँ पे एक बार प्रोसेस दिखा देता हूँ। ये वाला पी इंटू एक्स इंटू वाई प्लस पी इंटू एक्स इंटू वाई, राइट? तो यहाँ पे तो वाई जीरो, जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, राइट? तो एक बार फिर भी दिखा देते हैं। 0.4 इंटू 20 इंटू 0 प्लस 0.6 इंटू 30 इंटू 50। चलो अब करते हैं। पहले तो एक काम करते हैं, 26 इंटू 30 को ना मल्टीप्लाई करके एसटीओ 1 कर देते हैं। 0.6 इंटू 30 इंटू 50, 900 आ रहा है, माइनस आरसीएल 120। ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से करते हैं। तुमको अगर ऐसा डेटा पढ़ने में दिक्कत होता है तो अपने स्टाइल में लिखो, उसके बाद फॉर्मूला ध्यान देना चाहिए, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 20, फॉर एसेट्स ए एंड बी वी नो द फॉलोइंग।
रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन एसेट ए, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन एसेट बी, वेरिएंस ऑन एसेट ए, वेरिएंस ऑन एसेट बी, द कोरिलेशन, व्हाट इज द वेरिएंस, मस्ती कर रहा है, सिग्मा स्क्वायर पी, क्या वेट स्क्वायर इनटू वेरिएंस, वेट क्या है, इक्वली इन्वेस्टेड बोला इनटू एसेट्स मतलब 0.5, 0.5 का स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ ए कितना है 0.18, प्लस 0.5 का स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ बी कितना है 0.36, प्लस 2 इंटू 0.5 इंटू 0.5 वेट इंटू वेट इंटू एस डी, एस डी कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस 0.18 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 0.36 इंटू कोरिलेशन कितना है 0.6. आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व बिकॉज 25 कैंडिडेट्स आर मैच्योर्ड इनफ टू हैंडल दिस. मैंने प्रोसेस लिख दिया. नाउ यू आर कॉम्पिटेंट इनफ. इसको STO1 में पुट करो, इसको STO2 में पुट करो, और ये पूरे को आराम से सॉल्व करके STO3 में पुट करो. एंड RCL1 प्लस RCL2 प्लस RCL3 करोगे तो आपको दिखेगा ऑप्शन नंबर सी 0.2114. राइट. मैं एक बार फिगर्स चेक कर लेता हूँ. 0.5 स्क्वायर इंटू 0.18 प्लस 0.5 स्क्वायर इंटू 0.36 प्लस 2 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 0.8 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 0.36 इंटू 0.6. परफेक्ट. तो ये आपका सी आना चाहिए. इनफैक्ट मेरे को ध्यान आ रहा है कल जब हम लोग पोर्टफोलियो का मॉक कर रहे थे तभी भी ऐसे एक सम आया था. राइट. क्वेश्चन नंबर 21 is same as that of क्वेश्चन नंबर 19. तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, सेम स्टाइल से आपको करना है. राइट. आपको और एक बार प्रैक्टिस करने का मौका मिल रहा है. वो वेरिएंस निकालना है आपको. राइट. सर ये डेटा पढ़ने में दिक्कत हो रहा है तो अपने स्टाइल में लिखो. रिटर्न ऑन स्टॉक को एक्स मान लो, रिटर्न ऑन इंडेक्स को वाई मान लो. तो ये प्रोबेबिलिटी एक्स वाई. एक्स क्या है 0.24, 0.03 और माइनस 0.15. वाई क्या क्या है 0.16, 0.02 माइनस 0.16. प्रोबेबिलिटी क्या है देखो, प्रोबेबिलिटी देख के रखा हो. ये आपका प्रोबेबिलिटी है, बाकी सब में तो 0 0 है. तो 0.24, 0.16 अगर रहा, 0.24 0.16 रहा तो क्या प्रोबेबिलिटी है 0.25. 0.03 और 0.02 रहा तो क्या प्रोबेबिलिटी है 0.45. और माइनस 0.15 और माइनस 0.1 रहा तो क्या प्रोबेबिलिटी है 0. तो अपने स्टाइल में डेटा हो गया. अब आपको कोवेरिएंस कैलकुलेट करना है यूजिंग दिस फॉर्मूला. समेशन पी एक्स वाई माइनस समेशन पी एक्स इंटू समेशन पी वाई. ठीक है. तो आपको शायद 0.014 आएगा. इनफैक्ट वीडियो को पॉज करके तुरंत कैलकुलेट कर लेना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 22. Which of the following statement is most accurate regarding the data set and the samples used in bootstrap resampling? जैसे ही bootstrap resampling बोला तो अपने को ध्यान आ जाना चाहिए कि bootstrap resampling का मतलब सैंपल में से सैंपल्स को ड्रॉ करना. राइट. अगर हमारा ओरिजिनल सैंपल में 10 आइटम है तो जो रीसैंपल बनेगा सैंपल में से जो सैंपल निकलेगा उसमें भी 10 आइटम होना चाहिए. राइट. रिपीटेशन हो सकते हैं, यस हो सकते हैं. इट इज विद रिप्लेसमेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू बोल रहा है. अ पार्शियल डेटा सेट इज यूज. किसने बोला पार्शियल डेटा सेट? सर वो जो ओरिजिनल सैंपल है वो पूरा को कंसिडर करेंगे अपन रीसैंपल्स ड्रॉ करने के लिए. ये तो रॉन्ग हो गया. द फुल डेटा सेट इज यूज एंड द सैंपल्स आर ऑल द सेम साइज. एकदम परफेक्ट है. मैंने बोला अगर ओरिजिनल सैंपल साइज में 10 आइटम है तो रीसैंपल में भी 10 आइटम होने चाहिए. राइट. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. 22 का इट इज बी. क्वेश्चन नंबर 23. Phillips is developing Monte Carlo simulation to value complex and thinly traded security. Okay. Phillips wants to model one input variable to have negative skewness and second input variable have positive excess kurtosis. Simulation को use कर रहा है for the purpose of valuing complex security. Right. तो सिमुलेशन को इनपुट देना पड़ता है. एक इनपुट का नेगेटिव स्क्यूनेस है और दूसरा इनपुट का पॉजिटिव एक्सेस कर्टोसिस है. क्वेश्चन पूछ रहा है इन मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन फिलिप्स कैन अप्रोप्रिएटली यूज बोथ. वो बोल रहा है क्या मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन ऐसा अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन को संभाल लेगा? हाँ संभाल लेगा. किसी का पॉजिटिव स्क्यूनेस हो तो भी चलेगा, किसी का नेगेटिव स्क्यूनेस हो तो भी चलेगा, कोई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो भी चलेगा, कोई काइस्काई डिस्ट्रीब्यूशन है तो भी चलेगा. मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन कैन हैंडल एनी डिस्ट्रीब्यूशन. राइट. तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है अपने को.
वो बोल रहा है एक का नेगेटिव है, एक का पॉजिटिव एक्सेस कर्टोसिस है, तो ऐसा चलेगा कि हाँ बिंदास चलेगा। मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन में उतना कैपेबिलिटी है, राइट। फिलिप्स कैन अप्रोप्रिएटली यूज बोथ ऑफ दिस वेरिएबल्स। 23 का बी। क्वेश्चन नंबर 24, इन बूटस्ट्रैप रीसैम्पलिंग, वापस से बूटस्ट्रैप रीसैम्पलिंग आया, अ सिंगल ऑब्जर्वेशन फ्रॉम अ फुल डेटा सेट में अपीयर इन मल्टीपल सैंपल्स। हाँ मैंने बोला ना विद रिप्लेसमेंट है, तो एक सेम नंबर बार बार रिपीट हो सकता है, यस हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए, 24 का ए। बट इसके पहले के आंसर मार्किंग किया क्या? 23 का बी, 22 का बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, which of the following statements describe a limitation of Monte Carlo simulation? See, option number A, outcome of simulation can only be as accurate as the inputs to the model. एकदम सही बोल रहे हैं। देखो सिमुलेशन ना इनपुट्स डिपेंडेंट है। अगर इनपुट से आपने गलत डाल दिया, किसी का काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन था लेकिन आपने इनपुट में उसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पुट कर दिया, तो आउटकम भी गलत ही आने वाला है, राइट। तो आउटकम्स ऑफ अ सिमुलेशन कैन ओनली बी एज एक्यूरेट एज द इनपुट्स टू द मॉडल। वो तो गार्बेज इन गार्बेज आउट कहते हैं ना, अगर गार्बेज इन किया तो बाहर भी गार्बेज निकलेगा, राइट। अगर सही इनपुट दिए सही आउटपुट निकलेगा, गलत इनपुट दिए तो गलत आउटपुट निकलेगा। ये तो सही स्टेटमेंट बोल रहा है मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन के बारे में, राइट। लिमिटेशन पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए, इनफैक्ट बी एंड सी पढ़ लेते वैसे। सिमुलेशंस डू नॉट कंसीडर पॉसिबल इनपुट वैल्यूज दैट लाई आउटसाइड हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस। गलत स्टेटमेंट बोल रहा है, राइट। सिमुलेशन को, मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन को हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, हिस्टोरिकल डेटा रहे ना रहे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं कोई भी वैल्यूज को ले लूंगा, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन को ले लूंगा, right? उसके बाद क्या बोल रहे हैं, वेरिएबल्स आर अज्यूम टू बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। नहीं, मैंने जैसे कहा आपको मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन कैन हैंडल एनी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। नॉर्मल ही होना चाहिए तो मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन उसको संभाल पाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बी एंड सी आर रॉन्ग स्टेटमेंट्स टुवर्ड्स मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन। ए इज करेक्ट। तो 25 का ए। क्वेश्चन नंबर 26, which of the following is least likely a step in stratified random sampling? Okay, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के बारे में बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं लीस्ट लाइकली स्टेप, मतलब दो स्टेप करेक्ट होंगे, राइट, एक गलत होगा। पहले तो स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का एक क्विक पिकअप, हम लोग क्या करते हैं पूरे के पूरे पॉपुलेशन को ना स्ट्रैटास में डिवाइड करते हैं, डब्बा डब्बा डब्बा, राइट, ग्रुप बना देते हैं। ये पूरा पॉपुलेशन को मैं डिवाइड कर रहा हूँ इनटू स्ट्रैटास, ऐसे। एंड हर डब्बे में से हम लोग कुछ ना कुछ आइटम्स को पिकअप करेंगे एंड उससे सैंपल बनाएंगे, राइट। हर डब्बे में से हम लोग कुछ ना कुछ आइटम्स को पिकअप करेंगे टू क्रिएट अ सैंपल, राइट। ये था एक क्विक पिकअप। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू स्ट्रैटा बेस्ड ऑन सम क्लासिफिकेशन स्केल। परफेक्ट कह रहा है, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। द साइज ऑफ ईच सब सैंपल सिलेक्टेड टू बी द सेम अक्रॉस स्ट्रैटा, ये गलत है। बोल रहा है कि हर स्ट्रैटा में से हम लोग इक्वल नंबर ऑफ सैंपल्स ड्रॉ करने वाले, गलत। हर स्ट्रैटा में से कितना ड्रॉ करेंगे डिपेंड करता है साइज ऑफ द स्ट्रैटा पे, राइट। सपोज ये पहले वाले स्ट्रैटा में 100 आइटम्स है, तो मैंने 100 में से कोई 5 को पिकअप कर लूंगा। दूसरे वाले में 200 है, तो दूसरे वाले स्ट्रैटा में ज्यादा नंबर ऑफ आइटम्स है, तो उससे मैं ज्यादा सैंपल्स ड्रॉ करूंगा, राइट। तो ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है द साइज ऑफ ईच सब सैंपल सिलेक्टेड टू बी द सेम अक्रॉस स्ट्रैटा, गलत बोल रहा है, राइट। वो डिपेंड करता है, स्ट्रैटा में ज्यादा नंबर है तो सैंपल्स भी ज्यादा ड्रॉ करेंगे, कम है तो कम। तो बी ही आंसर होगा क्योंकि अपने को लीस्ट लाइकली पूछे। बस सी भी करेक्ट होना चाहिए। लेट्स सी, द सब सैंपल्स आर पूल्ड टू क्रिएट द कंप्लीट सैंपल। वही मैंने बोला, हर स्ट्रैटा में से कुछ ना कुछ आइटम्स को पिकअप करेंगे टू क्रिएट द सैंपल, राइट। तो 26 का बी। क्वेश्चन नंबर 27, which of the following statements about parametric and non-parametric test is least accurate? वापस से least accurate के पीछे क्या, मतलब दो accurate होंगे। Let's see, non-parametric test rely on population parameters, गलत, यही आंसर है least accurate। नाम ही बोल रहा है non-parametric test, non-parametric test do not rely on parameters, right, ये बोल रहा है rely on parameters, मतलब BNC करेक्ट बोल रहा है। The test of difference in means is used when you are comparing means from two independent samples, सही है।
द टेस्ट ऑफ मीन ऑफ डिफरेंसेस, एक होता है डिफरेंस इन मीन्स, एक होता है मीन ऑफ डिफरेंसेस, और मीन ऑफ डिफरेंसेस का नाम है पेयर्ड कंपैरिजन, राइट? तो बी एंड सी आर करेक्ट, ए इज इनकरेक्ट। 27 का ए। क्वेश्चन नंबर 28, a survey is taken to determine whether the average starting salary of CFA charter holder is equal to or greater than 54,000 per year or not। अगर हाइपोथेसिस बनाएंगे तो नल हाइपोथेसिस मीन ग्रेटर देन इक्वल टू 54,000 और alternate is mean less than 54,000, assuming a normal distribution, ठीक है? What is the test statistic given a sample of 75 newly acquired CFA charter holders with a mean starting salary of 57,000 and a standard deviation of इतना? अपने को स्टेटिस्टिक वैल्यू पूछ रहा है। स्टेटिस्टिक वैल्यू कैसे निकालते हैं अपन? एक्स बार माइनस नल हाइपोथेसिस डिवाइड बाय स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला होता है या तो सिग्मा बाय रूट ओवर एन, अगर पॉपुलेशन का एसडी नहीं दिया हुआ है तो सैंपल का स्टैंडर्ड डिवीजन डिवाइड बाय रूट ओवर एन। तो एक्स बार कितना बोल रहा है सैंपल का? 57,000 माइनस नल हाइपोथेसिस 54,000 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड एरर इज सैंपल का स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइड बाय रूट ओवर एन, 1300 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 75। ये अगर आप करोगे तो यू विल फाइंड दैट इट इज कमिंग टू 19.99। 28 का कितना? बी। क्वेश्चन नंबर 29, a test of whether a mutual fund's performance rank in one period provides information about the fund's performance rank का टेस्टिंग का बात कर रहा है जो नॉन पैरामीट्रिक के अंदर आता है, राइट? टेस्टिंग ऑफ रैंक करना है तो इट हैज टू बी डन बाय नॉन पैरामीट्रिक। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30, if an analyst wants to perform hypothesis testing using a chi-square test, बोलो chi-square test कब करते हैं? जब सर टेस्टिंग ऑफ अ सिंगल वेरिएंस, राइट? Which of the following values is he most likely assessing? The value of the population mean, मीन के टेस्टिंग में chi-square नहीं होता है। The value of the population variance, yes. Whether two population variances are equal, टेस्टिंग ऑफ वेरिएंस फ्रॉम टू डिफरेंट पॉपुलेशन के केस में तो एफ टेस्ट होता है, सिंगल वेरिएंस के केस में chi-square होता है। ऑप्शन नंबर बी, chi-square टेस्ट। और मीन के केस में तो या तो टी टेस्ट होता है या तो जेड टेस्ट होता है, राइट? ये था आपका क्वांट्स का क्वेश्चन सॉल्विंग सीरीज, राइट? कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत सारा चीज मैं रिवाइज कर पाऊँ, राइट? और आपके फ्रेंड्स लोग को भी सर्कुलेट कीजिए, राइट? एंड जो भी डाउट्स वगैरह रहता है कमेंट सेक्शन में पुट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कंसिडर कर लूंगा, ठीक है ना? आई डोंट थिंक किसी को कुछ रहेगा, बट रहेगा तो भी कोई इशू नहीं, ठीक है? चलो, होप यू लाइक दिस, राइट? एंड सर्कुलेट कीजिए अपने फ्रेंड्स को। चलो, सी यू सून, बाय बाय।